मैं द्रौपदी मुर्मू ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि 25 जुलाई 2022 को राष्ट्रपति भवन में उस समय नया इतिहास लिख दिया गया जब द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली। भारत के राष्ट्रपति पद का कार्यपालन करूंगी। भारत गणराज्य के सर्वोच्च पद पर पहुंचने वाली वो ऐसी पहली महिला बनी जो जनजाति समाज से आती हैं। खास बात ये भी है कि वो देश की ऐसी पहली राष्ट्रपति भी हैं जिसका जन्म आजाद भारत में हुआ है। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि 1997 में ओडिशा के रायरंगपुर में नगर पंचायत के पार्षद के रूप में अपना राजनीतिक सफर शुरू करने वाली द्रौपदी मुर्मू महज 25 साल में देश के सर्वोच्च पद पर पहुंच गईं। तभी तो राष्ट्रपति बनने के बाद द्रौपदी मुर्मू ने कहा था कि ये मेरी व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, ये भारत के प्रत्येक गरीब की उपलब्धि है। मेरा निर्वाचन इस बात का सबूत है कि भारत में गरीब सपने देख भी सकता है और उन्हें पूरा भी कर सकता है। मैं जनजातीय समाज से हूँ और वार्ड काउंसिलर से लेकर भारत की राष्ट्रपति बनने तक का अवसर मुझे मिला है। ये लोकतंत्र की जननी भारतवर्ष की महानता है। ये हमारे लोकतंत्र की ही शक्ति है कि उसमें एक गरीब घर के पैदा होने बेटी, दूर सुदूर आदिवासी क्षेत्र में पैदा हुई बेटी भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद तक पहुंच सकती है। जो किसी ने नहीं सोचा था वो 2022 में हो गया। इस साल भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। जब सारी दुनिया कोविड महामारी से त्राहिमाम कर रही थी, कई देशों की अर्थव्यवस्था चरमरा रही थी, ऐसे दौर में भारत ने जो कर दिखाया है वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। भारत ने ये 5वां स्थान ब्रिटेन को पछाड़कर हासिल किया है। अब भारत से आगे सिर्फ अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी रह गए हैं। आज से 10 साल पहले भारत विश्व की 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था, लेकिन आज वो 5वें पायदान पर खड़ा है। लेकिन ये सफर अभी थमा नहीं है। दुनिया के तमाम बड़े निवेशक बैंक, संगठन और विशेषज्ञों का कहना है कि अगला दशक हिंदुस्तान का है। यही वजह है कि दुनिया आज भारत का लोहा मान रही है। भारत विश्व की फास्टेस्ट ग्रोइंग अर्थव्यवस्था में शामिल है और 2029 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए तैयार है। – 2022 में भारत ने दुनिया का नया सिरमौर बनने की राह पर एक कदम और आगे बढ़ाया है। भारत अब दुनिया के सबसे शक्तिशाली संगठनों में से एक G20 का अध्यक्ष बन गया है। To congratulate India that will continue the leadership as the next G20 presidency. भारत 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक G20 की अध्यक्षता करेगा। G20 समूह की अध्यक्षता संभालते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी दुनिया के लिए स्पष्ट संदेश दे दिया है। उन्होंने कहा है कि भारत एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य के मंत्र के साथ आगे बढ़ेगा। इस मंत्र के साथ ही भारत ने अपने इरादे जता दिए हैं कि वो दुनिया की अगुवाई करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। G20 की अध्यक्षता भारत के लिए वैश्विक एजेंडा तय करने के नजरिए से अगुवा बनने का एक अनूठा मौका है। खास बात है कि दुनिया की सभी हम बात कर रहे हैं 5G सर्विस की, जिसकी शुरुआत पीएम मोदी ने 2022 में की। टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स ने अक्टूबर से 5G सेवाएं शुरू कर दी हैं। 5G सेवा ग्राहकों को 4G की तुलना में 10 गुना तेज इंटरनेट सेवा प्रदान करने में सक्षम है। 5G इंटरनेट के बाद ऐप नहीं रुकेंगे, वीडियो बफर नहीं करेगी और मोबाइल स्क्रीन पर न खत्म होने वाला डाउनलोड साइन नहीं दिखेगा। लेकिन 5G की कहानी बस इतनी नहीं है, इससे और भी बहुत कुछ बदल जाएगा, खासकर मेडिकल, एजुकेशन, उत्पादन और विज्ञान के क्षेत्र में। 5G नेटवर्क का सबसे अधिक फायदा उत्पादन क्षेत्र में होगा। स्मार्ट शहर एक दूसरे से जुड़ सकेंगे, डॉक्टर दूर बैठकर सर्जरी कर सकेंगे और बिना ड्राइवर के गाड़ियां सड़कों पर चल सकेंगी। आज की तेजी से बदलती दुनिया में भारत को शीर्ष पर लाने के लिए 5G जैसी सर्विस की ही जरूरत थी। 27 अक्टूबर 2021 को भारत ने उस वक्त रक्षा क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली जब ओडिशा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड पर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया गया। इस मिसाइल की रेंज 5000 किलोमीटर है, यानी इसके रडार पर चीन और पाकिस्तान समेत पूरा एशिया महाद्वीप
और यूरोप, अफ्रीका के कुछ हिस्से भी आते हैं। भारत ने जिस नई अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, इसका वजन 50,000 किलोग्राम है और इसकी लंबाई 17.5 मीटर है। ये मिसाइल अपने साथ 1500 किलोग्राम के वारहेड भी ले जा सकती है। इस मिसाइल के अंदर 3 स्टेज के रॉकेट बूस्टर लगे हैं जो सॉलिड फ्यूल से उड़ते हैं। इसकी रफ्तार ध्वनि की गति से 24 गुना तेज है। 1 सेकंड में ये मिसाइल 8.16 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है, यानी 29,401 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये दुश्मनों पर हमला कर सकती है। गौरतलब है कि भारत यहीं तक नहीं रुका है। भारत अब इसके आगे अग्नि 6 मिसाइल को तैयार करने में जुट गया है, जो इससे और ज्यादा दमदार होगी। यदि लक्ष्य दुरंत है, यात्राएं दिगंत है, समंदर और चुनौतियां अनंत है, तो भारत का उत्तर है विक्रांत। 2022 में भारत अब समंदर का भी शहंशाह बनता दिख रहा है। 2 सितंबर 2022 को पीएम मोदी ने भारत के पहले स्वदेशी विमानवाहक पोत INS विक्रांत को भारतीय नौसेना को सौंपा। सबसे बड़ी बात यह है कि INS विक्रांत पूरी तरह से भारत में बनाया गया है। इस विमानवाहक पोत का वजन करीब 45,000 टन है और इसे बनाने में तकरीबन 20,000 करोड़ रुपए की लागत आई है। भारत में निर्मित ये अब तक का सबसे बड़ा जंगी जहाज है। INS विक्रांत पर MiG-29 और हेलीकॉप्टर समेत एक समय में 30 एयरक्राफ्ट खड़े हो सकते हैं। इसकी क्षमता 1600 लोगों की है। INS विक्रांत को देश को सौंपने के साथ साथ पीएम मोदी ने नए नौसैनिक ध्वज का भी अनावरण किया। नए ध्वज के ऊपरी हिस्से में एक तरफ राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को शामिल किया गया है। इससे पहले नौसेना के ध्वज में क्रॉस ऑफ सेंट जॉर्ज बना था। पीएम मोदी ने नए नौसैनिक ध्वज का अनावरण करते हुए कहा कि भारत ने इसे अपनाकर अपने सीने से गुलामी का बोझ हटा लिया है। (2022) का एक और कमाल, अब भारत में बनेगा C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। इस एयरक्राफ्ट का मालवाहक विमान के तौर पर उपयोग किया जाता है। इस विशाल और शक्तिशाली विमान में करीब 6 टन का पेलोड ले जाया जा सकेगा। इसके अलावा ये विमान करीब 11 घंटे तक उड़ान भर सकता है। इस विमान में 71 सैनिक या 50 पैराट्रूपर्स एक साथ ले जाए जा सकते हैं। इसका इस्तेमाल दिन रात और कैसी भी मौसम परिस्थिति में हो सकता है। इस एयरक्राफ्ट को मालवाहक परिवहन के साथ साथ वाटर बॉम्बर, एयर टैंकर के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इस एयरक्राफ्ट को आसानी से किसी भी खराब परिस्थिति में लैंड और टेक ऑफ किया जा सकेगा। ये विमान छोटे रनवे पर अपनी छोटी टेक ऑफ और लैंडिंग क्षमता के चलते बेहद उपयोगी है। विमान का निर्माण गुजरात के वडोदरा में टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। इसके साथ ही देश में पहली बार ऐसा होने जा रहा है जब प्राइवेट कंपनियां भारत में सैन्य विमान बनाएंगी। ये सिर्फ तोपों की गूंज नहीं बल्कि आत्मनिर्भर भारत की भी गूंज है। आजादी के बाद 75 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि तिरंगे को दी जाने वाली 21 तोपों की सलामी में मेड इन इंडिया आर्टिलरी गन का इस्तेमाल किया गया। लाल किले में इस साल स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान पहली बार स्वदेशी हॉविट्जर तोप 21 तोपों की सलामी का हिस्सा बनी। इस तोप को DRDO ने विकसित किया है। ये खास तरह की तोप है जिसे दुनिया की उन तोपों में शामिल किया गया है जो सबसे लंबी दूरी तक दुश्मन के ठिकाने को ध्वस्त करने के लिए जानी जाती हैं। इस तोप की फायरिंग रेंज 48 किलोमीटर तक है और इसका निशाना एकदम सटीक माना जाता है। ये -30 डिग्री के ठंडे तापमान से लेकर 75 डिग्री के गर्म तापमान में भी दुश्मन को ठिकाने लगाने में सक्षम है। It's a matter of great pride to note that the first ever Indian private rocket has come to the stage of its maiden flight today. 18 नवंबर को पूरे देश ने स्पेस सेक्टर में एक नया इतिहास बनते देखा। Liftoff of Vikram S rocket. इस दिन भारत ने अपने पहले ऐसे रॉकेट को अंतरिक्ष में भेजा जिसे भारत के प्राइवेट सेक्टर ने डिजाइन और तैयार किया था। इस रॉकेट का नाम है विक्रम S1।
श्रीहरिकोटा से स्वदेशी स्पेस स्टार्टअप के इस पहले रॉकेट ने जैसे ही ऐतिहासिक उड़ान भरी, हर भारतीय का सिर गर्व से ऊंचा हो गया। इसके साथ ही भारत में अंतरिक्ष तकनीक के मामले में निजी रॉकेट कंपनियों के प्रवेश की शुरुआत हो गई है। इस रॉकेट को हैदराबाद की एक प्राइवेट स्टार्टअप कंपनी स्काई रूट ने बनाया है। इस रॉकेट का नाम इसरो के संस्थापक डॉक्टर विक्रम साराभाई की याद में दिया गया है। भारत अब उन चंद देशों में शामिल हो गया है जहां निजी कंपनियां भी अपने बड़े रॉकेट लॉन्च करती हैं। आने वाला समय ड्रोन टेक्नोलॉजी का है। 2022 में भारत ने अब इस क्षेत्र में भी उपलब्धि हासिल कर ली है। भारत ने पहली बार इंसानों को लेकर उड़ने वाला ड्रोन वरुण को पूरी तरह से तैयार कर लिया है। ये 100 किलोग्राम के वजन के साथ उड़ान भर सकता है और 25 से 30 किलोमीटर तक का सफर 30 मिनट में पूरा कर लेगा। वहीं दूसरी तरफ इंसान को सिर्फ इसमें बैठना होगा और इसके अलावा उसे कुछ नहीं करना है। ये ड्रोन उसे खुद ही एक जगह से दूसरी जगह ले जाएगा। इसे रिमोट की सहायता से संचालित किया जाएगा। वरुण का इस्तेमाल एयर एम्बुलेंस और दूर के इलाकों में सामान के ट्रांसपोर्ट के लिए किया जा सकता है। स्वदेश में निर्मित पायलट रहित वरुण ड्रोन को जल्द ही भारतीय नौसेना में शामिल किया जाएगा। स्वदेशी ड्रोन वरुण को स्टार्टअप सागर डिफेंस ने बनाया है। स्वागत है आपका भारत के कर्तव्य पथ पर। 2022 में गुलामी की एक और निशानी का नाम बदल दिया गया। ऐतिहासिक राजपथ का नाम अब कर्तव्य पथ हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया। इस मौके पर इंडिया गेट से लेकर राष्ट्रपति भवन तक कर्तव्य पथ रंगीन रोशनी में नहाया हुआ था। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा, मैं सभी देशवासियों को आजादी के इस अमृतकाल में गुलामी की एक और पहचान से मुक्ति के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। खास बात है कि पहले राजपथ का नाम किंग्सवे था, यानी राजा का पथ। 1911 में लगे ऐतिहासिक दिल्ली दरबार के बाद ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम के सम्मान में इस सड़क को किंग्सवे नाम दिया गया था। आजादी के बाद उसका महज हिंदी अनुवाद करके उसको नया नाम राजपथ दिया गया। लेकिन अब कर्तव्य पथ नाम के साथ औपनिवेशिक गुलामी के प्रतीक से मुक्ति मिल गई है। यही नहीं, पीएम मोदी ने इंडिया गेट की ग्रैंड कैनोपी में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की ग्रेनाइट से बनी 28 फीट ऊंची भव्य प्रतिमा का भी लोकार्पण किया। पहले यहां ब्रिटेन के किंग जॉर्ज पंचम की प्रतिमा लगी हुई थी, जिसे 1968 में हटाया गया था। घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, रथ घर तिरंगा। 2022 में देशवासियों ने एक और अमर इतिहास लिखा। अगस्त के महीने में चला हर घर तिरंगा अभियान भला कौन भूल सकता है। आसमान को पाना है, आसमान से आगे जाना है। नए भारत की नई कहानी अब आसमान को सुनाना है। आजादी के 75 वर्ष के इस अभियान में पूरा देश तिरंगामय हो गया। सारे जहां को ये दिखाएंगे, अमृत काल मनाएंगे, घर घर तिरंगा लहराएंगे। पीएम मोदी की अपील पर शुरू हुआ हर घर तिरंगा अभियान देखते ही देखते एक जन आंदोलन बन गया। हर गांव, हर मोहल्ले, हर कस्बे, हर शहर के हर घर पर लोगों ने शान से तिरंगा लहराया। 6 करोड़ से ज्यादा लोगों ने तो तिरंगे के साथ सेल्फियां भी भेजी। हर घर तिरंगा अभियान से 500 करोड़ का कारोबार देश में हुआ है। इस दौरान देश में 30 करोड़ तिरंगे झंडे तैयार किए गए, जिससे 10 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार भी मिला। कोरोना महामारी से मुकाबला करने के लिए भारत 2022 में भी पूरी दुनिया के लिए मिसाल बना है। दुनिया में पहली बार भारत ने कोरोना के खिलाफ नेजल वैक्सीन के इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। अब नेजल स्प्रे यानी नाक में स्प्रे के जरिए कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन होगा। न सुई चुभने का डर होगा और न ही इंजेक्शन लगाने के लिए बहुत एक्सपर्ट की जरूरत होगी। जल्दी जल्दी वैक्सीनेशन होगा। ये वैक्सीन वायरस को शरीर में जाने से भी रोकेगी और बीमार होने से भी बचाएगी। इस वैक्सीन को आम जनता तक पहुंचाने से पहले 3 चरणों के क्लिनिकल ट्रायल से गुजारा गया है।
खास बात यह है कि 2022 में भारत ने कोविड के संक्रमण पर लगाम लगाने के साथ ही रिकॉर्ड वैक्सीनेशन कर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। भारत ने 220 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन डोज का माइलस्टोन पार कर लिया है। भारत में पिछले साल 16 जनवरी 2021 को वैक्सीनेशन कार्यक्रम शुरू हुआ था। 2022 शिक्षा के क्षेत्र में भी एक नई शुरुआत का गवाह बना। अब मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में भी की जा सकेगी। मध्य प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य बन रहा है जहां मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में कराई जाएगी। 16 अक्टूबर को भोपाल में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने MBBS प्रथम वर्ष की हिंदी पुस्तकों का विमोचन किया। इस नई पहल से उन छात्रों को लाभ पहुंचेगा जिन्हें अंग्रेजी कमजोर होने की वजह से मेडिकल की पढ़ाई में मुश्किलें आती थीं। दरअसल हिंदी माध्यम के छात्र कड़ी मेहनत कर मेडिकल की प्रवेश परीक्षा में तो उत्तीर्ण हो जाते हैं, लेकिन MBBS में अंग्रेजी भाषा होने से उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। फिलहाल मध्य प्रदेश की इस पहल के बाद उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में करवाने की तैयारी चल रही है। 2022 में दुनिया की सबसे बड़ी पंचायत के सबसे बड़े मंच पर भी भारत का जलवा दिखा। भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अपने 2 वर्ष के कार्यकाल में दिसंबर 2022 में दूसरी बार अध्यक्ष बना है। भारत ने ये जिम्मेदारी संभालते ही अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के खिलाफ पूरी जिम्मेदारी के साथ मोर्चा खोल दिया है। इस मंच से विदेश मंत्री S जयशंकर ने चीन और पाकिस्तान का नाम लिए बिना उन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आतंकवाद को उचित ठहराने और साजिशकर्ताओं को बचाने के लिए बहुपक्षीय मंचों का दुरुपयोग किया जा रहा है। भारत 1 दिसंबर 2022 से 1 महीने के लिए UNSC का अध्यक्ष रहेगा। हालांकि भारत UNSC का अध्यक्ष सिर्फ 1 महीने रहेगा, मगर ये अध्यक्षता इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि इसी दौरान भारत को UNSC का स्थायी सदस्य बनाए जाने की मांग ने भी जोर पकड़ा है। खास बात है कि इस साल ब्रिटेन, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के अलावा रूस ने भी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत को स्थायी सदस्य बनाने का समर्थन किया है। I swear by Almighty God that I will be faithful and bear true allegiance. ब्रिटेन के महाराजा चार्ल्स तृतीय ने जब बकिंघम पैलेस में ऋषि सुनक को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई तो एक नया इतिहास बन गया। जिस महल से 200 साल तक भारतीयों पर हुकूमत की गई, अब उसी महल में ब्रिटेन की सत्ता की कमान एक भारतीय मूल के काबिल व्यक्ति को सौंपी जा रही थी। 57 में प्रधानमंत्री बनने के तत्काल बाद ऋषि सुनक ने ब्रिटेन को आर्थिक संकट से उबारने का वादा किया। खास बात है कि ऋषि सुनक ने हमेशा अपने भारतीय मूल और सनातनी संस्कृति के लिए अपनी आस्था को खुलकर जाहिर किया है। सुनक के दादा दादी पंजाब के रहने वाले थे। वो 1930 के दशक में पूर्वी अफ्रीका चले गए थे, जहां से 1960 के दशक में वो ब्रिटेन गए और वहीं बस गए। सुनक का जन्म 1980 में इंग्लैंड के पूर्वी तट पर साउथहैम्पटन में हुआ। 2022 में ऋषि सुनक की इस उपलब्धि ने हर भारतीय को गौरवान्वित कर दिया है। समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता। देर न कीजिए, यह आपके द्वारा दिया हुआ टैक्स ही है जो आज देश को सुरक्षित और समृद्ध बना रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधाओं को देश के कोने कोने तक पहुंचा रहा है। करदाता कृपया ध्यान दें, यदि आपने अब तक निर्धारण वर्ष 2022-23 की अपनी टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की है तो लेट फीस के साथ 31 दिसंबर 2022 तक आप अपनी टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। और यदि आपने निर्धारण वर्ष 2022-23 की अपनी टैक्स रिटर्न ड्यू डेट से पहले फाइल की थी
तो आप अपनी रिवाइज्ड रिटर्न बिना लेट फीस के 31 दिसंबर 2022 तक फाइल कर सकते हैं। याद रखें, निर्धारण वर्ष 2022-23 की टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तिथि है 31 दिसंबर 2022। प्रत्येक आयकरदाता एक राष्ट्र निर्माता। REC unleashes the potential of energy. REC funds energy. Funding that catalyzes. Funding that inspires. Funding that transforms. For sustainability and reliability. For investment and development. Adding value every day in every way. This is what our energy is. This is REC. Got it. सोचिए, अगर असल जिंदगी में ऐसी हालत हो तो कितनी मुश्किलें होती हैं, लेकिन शुक्र है बैंकिंग के लिए नहीं। अगर आपकी उम्र 70 साल से अधिक हो या आप दिव्यांग हो तो बैंक आपको कुछ जरूरी बैंकिंग सुविधाएं घर बैठे बैठे दे सकता है। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। 2022 में भारतीय क्रिकेट में बड़े बदलाव की शुरुआत हो गई है। अब BCCI के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल महिला क्रिकेट खिलाड़ियों को भी पुरुषों के बराबर मैच फीस मिलेगी। अब महिला क्रिकेटर खिलाड़ियों को हर टेस्ट खेलने के लिए 15 लाख रुपए मिलेंगे। एक वनडे खेलने के लिए 6 लाख और T20 मैच के लिए उन्हें 3 लाख रुपए मिलेंगे। कुल मिलाकर महिला क्रिकेटरों की मैच फीस में करीब 6 गुना का इजाफा किया गया है। महिला क्रिकेटरों की बराबरी से फीस देने के मामले में भारत न्यूजीलैंड के बाद दूसरा देश बन गया है। – 2022 महिला सशक्तिकरण की शक्ति उस समय दिखी जब उड़न परी के नाम से मशहूर महान धाविका PT उषा को भारतीय ओलंपिक संघ का निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया। वो इस पद पर पहुंचने वाली पहली महिला और ओलंपियन हैं। 1960 के बाद पहली बार कोई खिलाड़ी IOA का अध्यक्ष बना है। स्टार स्प्रिंटर PT उषा ने एशियाई खेलों में 4 स्वर्ण पदक और 7 रजत पदक जीते हैं। वो 1984 के लॉस एंजल्स ओलंपिक में 1 सेकंड के 100वें हिस्से से पदक चूक गई थी। उड़न परी PT उषा के नाम वैसे तो ट्रैक पर कई रिकॉर्ड हैं। उन्होंने कई बार भारतीय ध्वज का मान इंटरनेशनल स्तर पर बढ़ाया, लेकिन इस साल PT उषा ने ऑफ ट्रैक जो एक नया इतिहास रचा है, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत बनेगा। महाकाल का बुलावा आया और ये बेटा आए बिना कैसे रह सकता। 2022 में इस देश के सांस्कृतिक उत्थान की सबसे सुंदर तस्वीर सामने आई उज्जैन से, जहां महाकाल मंदिर में अलौकिक महाकाल कॉरिडोर का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया। महाकाल महाप्रभु, महाकाल महारुद्र, महाकाल नमोस्तुते। महाकाल लोक की भव्यता और सुंदरता ने प्रत्येक शिव भक्त का मन मोह लिया। महाकाल लोक में भव्य प्रवेश द्वार, फव्वारों सहित शिव पुराण की कहानियों को दर्शाने वाले 50 से ज्यादा चित्रों की श्रृंखला बनाई गई है। उज्जैन में बना 900 मीटर से अधिक लंबा महाकाल कॉरिडोर भारत में अब तक निर्मित ऐसे सबसे बड़े गलियारों में से एक है। करीब 3.5 साल की मेहनत के बाद महाकाल लोक के हर कोने को इस तरह पत्थरों को तराशकर महाकाल का ऐसा भव्य परिसर तैयार किया गया है, जहां आंखें बस निहारती रह जाती हैं। यहां भगवान शिव, शक्ति और धार्मिक घटनाओं से जुड़ी करीब 200 मूर्तियां लगाई गई हैं। खास बात है कि केदारनाथ में नवनिर्माण, काशी विश्वनाथ में परिसर के विस्तार और सोमनाथ में नवनिर्माण के बाद महाकालेश्वर मंदिर चौथा ज्योतिर्लिंग है, जहां कायाकल्प किया गया है। भारत में जिनका अस्तित्व 70 साल पहले खत्म हो चुका था, उसी चीते ने 2022 में भारत की धरती पर फिर से कदम रखा। इस साल 17 सितंबर को मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में 8 चीतों को छोड़ा गया। इस ऐतिहासिक घटना के गवाह खुद PM नरेंद्र मोदी बने। इन चीतों को विशेष तौर से नामीबिया से लाया गया। गौरतलब है कि कभी भारत को एशियाई चीतों का घर माना जाता था,
यहाँ इनकी इतनी ज्यादा संख्या थी कि इनका शिकार करना राजघरानों का शौक बन गया। इस शौक के कारण चीते विलुप्त हो गए। इसके बाद 1952 में विलुप्त घोषित कर दिया गया। चीता प्रोजेक्ट के तहत अगले 5 सालों में चीतों की संख्या को 50 तक करने की योजना है। यानी अब एक बार फिर भारत के जंगलों में चीते दौड़ने लगेंगे। राष्ट्र सल्यूट, मध्य देख। इस साल 73वें गणतंत्र दिवस परेड का समापन भारतीय वायुसेना की शानदार फ्लाई पास्ट के साथ हुआ। अब तक इस तरह के फ्लाई पास्ट केवल जमीन से देखे जा सकते थे। In the lead with 2 Dornier aircraft in echelon flying in big formation. लेकिन इंडियन एयरफोर्स ने पहली बार कॉकपिट से इसका नजारा कैमरों में कैद किया। The clear blue skies today, perfect weather for a perfect fly past. इंडियन एयरफोर्स के जवानों ने इस फ्लाई पास्ट को आजादी के अमृत महोत्सव को समर्पित किया। फ्लाई पास्ट में राफेल, जैगुआर, सुखोई, सारंग, अपाचे, डकोटा, MI-17, चिनूक, डॉर्नियर एयरक्राफ्ट को शामिल किया गया था। Giving you an actual feel of what the fly past entails. इस फ्लाई पास्ट के लिए C-130J सुपर हरक्यूलिस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स ने भी उड़ान भरी। फ्लाई पास्ट के दौरान कॉकपिट से लाइव व्यू दिखाने के लिए दूरदर्शन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। AOL over Water Channel, northern Rajput. This formation will pull up and outward for the Trishul maneuver. देशभक्ति की धुन में मगन वीर योद्धा बढ़ चले, नारी शक्ति जाग उठी। स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने पर दूरदर्शन ने एक अनोखी पहल की। स्वतंत्रता सेनानियों और स्वतंत्रता संग्राम के गुमनाम नायकों के योगदान को सामने लाने का बीड़ा उठाते हुए इस साल 14 अगस्त से स्वराज भारत के स्वतंत्रता संग्राम की समग्र गाथा धारावाहिक की शुरुआत की। हंसते हंसते दे गए कुर्बानी अपने प्राणों की। 75 एपिसोड के इस मेगा सीरियल में स्वतंत्रता संग्राम के गुमनाम नायकों के शौर्य और बलिदान को याद किया जा रहा है। लिख गए अमिट। इस सीरियल का प्रसारण हर रविवार रात 9 बजे होता है। स्वराज धारावाहिक में मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई और भगत सिंह जैसे वीरों के अलावा उन नायकों के बारे में भी बताया जा रहा है जिनके बारे में या तो लोग भूल चुके हैं या फिर उन्हें उनके बारे में पता ही नहीं है। इन नायकों और वीरांगनाओं में रानी अबक्का, बख्शी जगबंधु, तिरोत सिंह, सिद्धो कानो मुर्मू, शिवप्पा नायक, तिलका माझी जैसे वीर योद्धाओं की कहानियों को शामिल किया गया है। स्वराज भारत के स्वतंत्रता संग्राम की समग्र गाथा।